आफ्टरनून बच्चों, क्लियर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है आपके पास? ओके, चलिए। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जीओसी का पहले 2 लेक्चर्स में रिवीजन किया है और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जीओसी की वहां पे कवर अप कर दी थी। अभी बेसिकली आज का हमारा जो टारगेट है, आज की क्लास और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी फ्राइडे के दिन, इन दोनों क्लास में हम लोग कार्बोकैटायन पे काम करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, मतलब हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पोर्शन जो है दैट इज एल्कीन, और एल्कीन की रिएक्शंस में हमें मैक्सिमम इसकी आवश्यकता लगती है। तो अभी हम कवर करने वाले हैं कार्बोकैटायन, उसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट और रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन। तो ये हमारा बेसिकली 2 क्लासेस का टारगेट होगा। और इसके ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दिया है कि मैं क्या क्या चीजें यहां पर कवर अप करने वाला हूं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं उनको यहां पे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो बच जाएगा एसिडिटी एंड बेसिडिटी, अगर हमें नेक्स्ट लेक्चर में टाइम मिलता है तो वहां पर बात करेंगे। अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो फिर हम इसके बाद में और कुछ क्लास अरेंज करके उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पोर्शन हमारा अभी किसी भी चैप्टर में आने वाला नहीं है, इसलिए उसको हम लास्ट के लिए रख रहे हैं। चलिए, तो कार्बोकैटायन में कुछ चीजें मैंने आप लोगों को कार्बोकैटायन की पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारा, है ना। तो इसलिए हम कार्बोकैटायन को यहां पर थोड़ा सा और कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि कार्बोकैटायन इज कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 इलेक्ट्रॉन है। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड इट इज प्लेनर। दूसरी बात, हम बोल सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे, दे विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। और वहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो स्टेबिलिटी को कम करने का काम करेंगे, दे विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि कौन कौन से टाइप के कार्बोकैटायंस होते हैं, तो हम यहां पर थोड़े से उनका नाम देख लेते हैं। एक होता है हमारा अल्काइल कार्बोकैटायन। अल्काइल कार्बोकैटायन मींस कार्बन की जो वैलेंसीज हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय आर ग्रुप। और जब इसमें हम लोग आर ग्रुप लगाते हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में एक तो अल्काइल है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन से, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, ये 2 इफेक्ट यहां पर स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो कोई भी अल्काइल कार्बोकैटायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो दे विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड दे विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पहले सोचना है बच्चों, उसके बाद में हम लोग इंडक्टिव के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलिए। और आप लोगों को चीजें साथ साथ लिखना भी है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास में होना ही चाहिए। आ रही बात समझ में? एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, वही मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। ओके, चलिए। और क्या बोल सकते हैं हम यहां पर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल। पहले भी समझा चुका हूं मैं आप लोगों को, ये इलेक्ट्रोफाइल है।
दूसरी बात है, इसके पास में जब आप बोलते हो ना कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो फॉर्मल चार्ज को इंडिकेट करता है। यहां पर आपके पास में एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो कार्बोकैटायंस आर हैविंग ए वैकेंट p ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एक s और दो p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, और एक p ऑर्बिटल यहां पर वैकेंट है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोकैटायन, और ये मैंने एक टाइप का कार्बोकैटायन यहां पर कंसिडर किया, अल्काइल कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, तो साइमल्टेनियसली आप लोग इसको नोट करते चले। मैं आगे बढ़ता हूं, अगली स्लाइड पे आता हूं। यस, अब देखिए, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि दिस इज ए कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, और दोनों तरफ CH3 ग्रुप आइडेंटिकल है, लेकिन इधर इथाइल और इधर मिथाइल है। अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हम इंडक्टिव पे जाएं तो इथाइल का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मिथाइल से ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। तो इसका रीजन क्या है कि ये अगर मान लीजिए मेरे पास में कार्बोकैटायन है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और दोनों के पास में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो देयर इज 6 अल्फा हाइड्रोजन। एंड यहां आप देखेंगे कि ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ये बोलता है कि जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता तो इंडक्टिव में तो इसका इंडक्टिव ज्यादा है, भाई एक से मिथाइल आइडेंटिकल है, तो उससे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। इधर इथाइल है, उधर मिथाइल है, इंडक्टिव ये ज्यादा है, तो अगर हम इंडक्टिव की बात करते तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है। एंड इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में से हम जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो जब भी हम अल्काइल कार्बोकैटायन की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, ऑलवेज हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसके बाद में मैं आता हूं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अलाइलिक कार्बोकैटायन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टारगेट है कि मैं आपको सभी टाइप के कार्बोकैटायन से फैमिलियर कर दूं, सभी टाइप के कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर्स आपको मैं बता दूं, और उनमें कैसे कंपेयर करते हैं चीजों को ये मैं आपको समझा दूं। तो अलाइलिक कार्बोकैटायन, पहले तो देखिए अलाइलिक कार्बन क्या होता है। व्हेनेवर यू आर हैविंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसका पड़ोस का जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम लोग अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। आगे भी यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इससे आप फेमिलियर हो जाना। अगर मेरे पास में पीएच की रिंग है, उसके पड़ोस में कोई कार्बन है, उस कार्बन को अगर मान लीजिए मैं बोलना चाहूं तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। अगर मेरे पास में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, देन दिस इज नोन एज विनाइलिक कार्बन। इसको हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास में बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग पे अगर मैं इस कार्बन की बात करना चाहता हूं, तो जैसे हमने बोला ये अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, ये होता है अराइल कार्बन। दिस इज नोन एज अराइल कार्बन। तो इस प्रकार के थोड़े हमको नाम भी ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर मेरे पास में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है
और उसके पड़ोस के कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रोपरगाइलिक कार्बन। प्रोपरगाइलिक कार्बन। लेकिन अगर मेरे पास में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इसी कार्बन की मैं बात करता हूं तो इसको बोलते हैं एसिटाइलिनिक कार्बन। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप के कार्बन्स के नाम बता दिए कि कभी भी हम लोग जो है जी बिल्कुल बताऊंगा मैं, वंदन जी, मैं थोड़ी देर में सब कुछ करने वाला हूं ना। हाँ नहीं, मैं बोर्ड वर्क का पीडीएफ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जो है यहां से इसका जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे दूंगा। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। ये प्रीवियस स्लाइड ये है, मैं आपको इसके लिए बिल्कुल समय दूंगा, है ना। तो आप उस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। और अगर आपका वीडियो या ऑडियो में प्रॉब्लम है बेटा, तो वो यहां से नहीं है, वो आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलिए, तो पहले तो मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू यूज सम वर्ड्स। जैसे मैं बोलूंगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, अब जैसे मैं आपको बोलूंगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, आपको यही नहीं पता है कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, देन यू विल गेट कंफ्यूज। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले सब कार्बन के नाम लिख दिए हैं, ताकि मैं जब इन नाम के साथ कार्बोकेटायन वर्ड यूज करूं तो आपको ये कार्बन कौन से हैं क्लिक हो जाए। क्या बोलते हो, जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, यहां पर कैटायन अभी लगाना है, अभी तो कार्बन के नाम बताएं। कल को अगर मान लो मैं बोलूंगा बेंजाइलिक कार्बन पे, जरूरी नहीं कैटायन, मेरे को एनायन लगाना है, तो अरे भाई बेंजाइलिक कार्बन तो कार्बन होता है ना, ये जनरल है, ये प्रिंस। ऐसा थोड़ी ना कि ये सिर्फ कार्बोकैटायन के लिए बता रहा हूं, ये जनरल है जिनको मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं आज के बाद। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? विनाइल का स्ट्रक्चर ये है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इन कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। चलिए, आप लोग ये मत बताओ कि मुझे पढ़ाना कैसे है, वो मैं मैनेज कर लूंगा। मैं जो बता रहा हूं आपको, आप उस पर फोकस करो, ठीक है ना। घर से बैठे बैठे उधर से मेरे को समझाओ मत, नहीं तो फिर तुमको यह पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ती। चलिए, तो अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास में बेंजाइलिक अलाइलिक इस टाइप के कार्बोकैटायन है, तो चलिए अपन अलाइलिक की बात कर रहे थे, फिर से मैं यहां पे हेडिंग लिख देता हूं, अलाइलिक कार्बोकैटायन। इन केस ऑफ अलाइलिक कार्बोकैटायन, देखिए ये हमारे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने अभी क्या बोला, अलाइल कार्बन, अब ये अलाइल कार्बन है, तो इस अलाइल कार्बन पे क्या होगा बच्चों, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब देयर विल बी 1 वैकेंट ऑर्बिटल। अब जैसा कि हम जानते हैं, इफ यू आर हैविंग 2 कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ पाई बॉन्ड, उसमें अगर मान लीजिए पाई बॉन्ड है, तो आपको पता होगा कि पाई बॉन्ड जो है वो इस प्रकार से ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म। अब ये वाला जो आपके पास में कार्बन है, दिस इज ए सिग्मा बॉन्डेड कार्बन। तो यहां पर हमारे पास में जब भी मैं कैटायन लिखूंगा ना, तो कैटायन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है फॉर्मल चार्ज, लेकिन यहां पर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है वैकेंट ऑर्बिटल का होना। तो अगर मैं बोलता हूं कि कार्बन पे कैटायन है, तो कैटायन का मतलब है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है प्लस फॉर्मल चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल प्लस फॉर्मल चार्ज। तो अब क्या होगा कि जब हम यहां पर एक ऑर्बिटल यहां पे लेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल, नाउ दिस वैकेंट ऑर्बिटल, ये एक कैटायन लिख दिया मैंने, सर आपने पॉजिटिव तो लिखा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो +1 आएगा, तो भले मैं उसको प्लस चार्ज नहीं लिखूं, लेकिन फिर भी वो कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसके पैरेलल होने के कारण इसके साथ ओवरलैप कर सकता है,
और इसके साथ अगर ये ओवरलैप करता है बच्चों, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अरे तो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस है, यही तो रेजोनेंस होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एलाइलिक कार्बोकैटायन दे विल गेट स्टेबिलाइज्ड, दे विल गेट स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस। फिर उसके एडजेसेंट जो बॉन्ड है यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, लेकिन दे विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि उनमें कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन के साथ में होगा। दे विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय, अब यहां पर जो ग्रुप लगाऊंगा मैं, मान लीजिए मैं यहां आर लिख देता हूं, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है तो विल स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब अगर मेरे पास में अलाइलिक कार्बोकैटायन है, तो अलाइलिक कार्बोकैटायन में मुझे 3 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा मुझे रेजोनेंस इफेक्ट, एक देखने को मिलेगा मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एक देखने को मिलेगा मुझे इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ध्यान देना, मैंने आपको ये लिख के क्यों बताया, इसलिए बताया कि रेजोनेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल का पैरेलल होना जरूरी है। तो देयर आर सम केसेस जहां पे कि हम बोलेंगे कि यार रेजोनेंस संभव नहीं है, लेकिन देयर आर केसेस वहां पे हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस संभव है, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया। चलिए, क्या मैं इसके आगे बढ़ सकता हूं बच्चों? ये आपको अलाइलिक कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी उसका रीजन समझ में आया है। रेजोनेंस होता है वहां पर, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंडक्टिव होता है। मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा, मैं पूरा ऑर्डर लिखवा दूंगा, आप उसका लोड मत लो, आप इंडिविजुअल पहले कार्बोकैटायन को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। बस जितना मैं आपको बता रहा हूं उस पर फोकस करते जाओ, लास्ट में हमारे पास में पूरी लिस्ट आ जाएगी। पी ऑर्बिटल से फायदा, बेटा फायदा नहीं है, रेजोनेंस तो वही कर रहा है ना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और रेजोनेंस कौन कर रहा है? जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल अगर रेजोनेंस करेगा तभी हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर सकते हैं ना। चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि यार बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, नाउ इन केस ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, जहां तक आप लोग जानते हैं कि बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के पड़ोस में, क्योंकि अभी हमने समझाया था ये हमारे पास में बेंजीन और इसके पड़ोस में हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बच्चों मैं यहीं पर आपके सामने एक अराइल कार्बोकैटायन भी लिख रहा हूं, क्योंकि पिछली बार कुछ कुछ बातें जब हमने इसके बारे में की थी तो मुझे आप लोगों को समझाने में बड़ी समस्या आई थी। तो मैं आज उस चीज को यहां पर फिर से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर मॉडल के रूप में समझाना चाह रहा हूं। इधर देखिए, यहां और वहां पे अंतर देखिए। अगर मैं बोलूं कि यहां पर रेजोनेंस है लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस इन दिस केस, नो रेजोनेंस। अब बात आती है कि यार यहां पर रेजोनेंस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, समझिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास में जो 6 कार्बन होते हैं, दे आर सिग्मा बॉन्डेड एंड ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। हर एक कार्बन के पास में एक एक p ऑर्बिटल होता है जो कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। यहां पर भी एक p ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, एंड दिस इज a कार्बन विच इज नोन एज द बेंजाइलिक कार्बन। अब बच्चों ये जो हमारे पास में ये दोनों, ये आपस में, ये जो मैं यहां पे सर्कल्स बना रहा हूं, बेसिकली ये इनके आपस के रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने का काम करता है। तो आप देखेंगे कि ऊपर जितने भी पी ऑर्बिटल है उनका एक रेजोनेंस है, नीचे जितने पी ऑर्बिटल का रेजोनेंस है, और यहां पर जो मेरे पास में एक ऑर्बिटल होगा, दिस ऑर्बिटल इज पैरेलल टू दिस ऑर्बिटल, इनके पैरेलल है। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल इसके साथ में भी रेजोनेंस करते हैं। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम जो है वो रेजोनेंस में है। लेकिन जब हम इस साइड में बात करेंगे तो इस साइड में आपको क्या प्रॉब्लम फेस होगी, समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास में
ये कार्बन है, यहां पर एक p ऑर्बिटल, 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 हर जगह पर एक एक सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ में, यहां पर भी एक p ऑर्बिटल। अब ये पॉजिटिव जब हमने बनाया तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड हमने तोड़ा है और फिर पॉजिटिव लेके आए हैं। अब जब सिग्मा बॉन्ड को हमने तोड़ा और पॉजिटिव लेके आए तो वो सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल कौन सा था, चलिए मैं पहले लिख देता हूं। मान लो यहां पर मेरे पास में कुछ लगा था, तो ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था। अब अगर मान लीजिए मैं इसको तोड़ करके यहां पर पॉजिटिव लेके आता हूं, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव और चार्ज जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और यहां पर भी हमारे पास में क्या होगा, यहां पर भी हमारे पास में ये जो ऑर्बिटल्स हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, दे ऑल विल हैव, इनमें सब में रेजोनेंस होगा, ये सब रेजोनेंस करेंगे। पर बच्चों एक बात जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो ये कि ये वाला जो मेरे पास में p ऑर्बिटल है, जो मैं नया p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल इज, दिस इज in the plane of ring, ये रिंग के प्लेन में। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको पता हो तो जब दो p ऑर्बिटल की हम लोग बात करते हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब सोचो, अगर ये मान लीजिए बोर्ड के परपेंडिकुलर मैंने एक p ऑर्बिटल ले लिया, ये मेरी रिंग है, यहां पर एक p ऑर्बिटल है, अब दूसरा p ऑर्बिटल क्या हो सकता है, तो देखो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो एक ऑप्शन मेरा ये है और एक ऑप्शन मेरा ये है, एक एक्सिस, दूसरी एक्सिस, तीसरी एक्सिस। अब इस, ये तो मेरा p ऑर्बिटल ऑलरेडी है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिंग के साथ में डीलोकलाइज हो रहा है। अब इस प्लेन में तो मेरी ऑलरेडी रिंग है, तो वहां पर तो p ऑर्बिटल होने से रहा। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसा एक p ऑर्बिटल बनाता हूं तो एक ऐसा आएगा। अब उसमें क्या होगा कि इधर वाला जो लोब है उधर वाला लोब है, ये दोनों लोब एक दूसरे के बराबर साइज के नहीं हो सकते हैं। यहां पर हम लोग उसको फिर से लिख रहे हैं, समझना। अगर मेरे पास में ऐसा कोई लीनियर स्ट्रक्चर है, दिस इज वन p ऑर्बिटल, दिस इज अनदर p ऑर्बिटल, लेकिन ये लीनियर है। अगर मान लीजिए मैं इसकी बजाय आपसे बोलता हूं कि मेरे पास में ऐसा कोई केस है, तो ये एक p ऑर्बिटल तो संभव है, लेकिन जब ऐसा p ऑर्बिटल बनाऊंगा ना बच्चों, तो ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ये वाला जो लोब होगा हमारा, कौन सा, ये लोब हमारा यहां से छोटे साइज का हो जाएगा, और ये छोटे साइज का होगा और ये बड़ा साइज का होगा। तो दिस इज नॉट ए p ऑर्बिटल, इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही काउंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में जहां पर खाली ऑर्बिटल लिख रहा हूं मैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया है, वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, ना कि अनहाइब्रिड। तो ये आपका रिंग के प्लेन में है। अब बताओ, इस पॉजिटिव, इस खाली ऑर्बिटल का रेजोनेंस में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन यहां जो खाली ऑर्बिटल है वो तो इससे बहुत अच्छा रेजोनेंस कर रहा है। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द रेजोनेंस, बट इन केस ऑफ अराइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस होता ही नहीं है। किसका, उस खाली ऑर्बिटल का रेजोनेंस नहीं होता है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ पाई है? हम यहां पर क्या देख रहे हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम रेजोनेंस की बात करेंगे और p ऑर्बिटल की बात करेंगे, इधर ध्यान देना, ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं p ऑर्बिटल। ये एक p ऑर्बिटल, एक लोब ऊपर एक नीचे, एक और p ऑर्बिटल, एक लोब इधर एक लोब इधर, ऐसा प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्लियर है सबको? अब एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना, वो लीनियर हो गया, sp हाइब्रिड इसको बोलते हैं। अब बच्चों अगर मान लीजिए मेरे पास में सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं वी शेप में, तो मैं क्या करूंगा, एक p ऑर्बिटल तो मैं बना दूंगा ऐसा। इधर देखना, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड है, ये मेरा एक लोब, ये मेरा दूसरा लोब। यहां तक सबको समझ में आया? अब जब मैं एक और p ऑर्बिटल बनाने जाऊंगा तो p ऑर्बिटल बनेगा, भाई इस एक्सिस पे ये आ गया,
इस वाली एक्सिस पे ये आ गया, ये थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा होता तो एक पी ऑर्बिटल आता। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 3D में व्यू समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने क्या करा, दो सिग्मा बॉन्ड लिए लीनियर, और मैंने बोला एक पी ऑर्बिटल और एक ऐसा, ये मैंने यहां बनाया। अब मैंने क्या करा है, सिग्मा बॉन्ड को ऐसा किया, तो जब मैं इसको ऐसा करूंगा ना वी शेप में, तो यहां का जो लोब है, एक पी ऑर्बिटल ऐसा था ना, तो यहां वाला जो लोब है वो लोब छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा इनके कारण। अब अगर मान लो ये लोब बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, मतलब वो अनहाइब्रिड नहीं बचा, वो क्या मालूम हाइब्रिड हो गया है, ऐसा हो जाएगा वो। ये अगर लीनियर होता तो ये ऐसा होता, जैसे जैसे मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, ये इधर से छोटा होता है, ऐसा हो जाएगा। तो ये लोब छोटा और ये बड़ा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक छोटा और एक बड़ा लोब होता है। तो यहां पर जो ये ऑर्बिटल मैंने बनाया है, ये अनहाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड है, खाली है पर हाइब्रिड है। इज इट ओके? वाई हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज शॉर्टर ऑन वन एंड एंड लॉन्ग? अरे भाई मेरे, ये तो यार, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना, हाउ टू रिप्रेजेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग जो होती है वो एक साइड में जो पूरी डेंसिटी कंसेंट्रेटेड उसके साथ ओवरलैपिंग करती है। यार हिमांशु, ये थोड़ी होता है यार बेटा, मैं कुछ भी बोलूंगा तो कल को तू बोल देगा सर कार्बन ही मेरे को नहीं पता क्या होता है, आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, एलिमेंट क्या होता है, मेटल क्या होते हैं। तो फिर यार आप लोगों ने हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप तो लिखे ही होंगे यार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से, ये उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। अरे बात समझ में? तो बेटा देखो क्या है, सुनो मेरी बात, अगर आपको लगता है कि सर हमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं, तो मैं बता रहा हूं ना, आप उसको दिमाग में रखो भाई। इतना तो आप भी जानते हो ना कि अपन सब कुछ तो यहां नहीं पढ़ सकते ना बेटा, लेकिन उसको यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, अब ये ऑर्बिटल कहां है बताओगे क्या? ये बोर्ड के प्लेन में है, और जो रेजोनेंस है वो कहां है? वो परपेंडिकुलर है। अब बताओ इस रेजोनेंस में इस पॉजिटिव वाले ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल का रोल क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका प्लेन ही अलग है। इसका मतलब यहां रेजोनेंस नहीं है और यहां रेजोनेंस है। तो मुझे आपको यहां पर बेसिकली क्या समझाना था? मुझे आपको यह समझाना था कि अराइल कार्बोकैटायन जो होता है, देयर इज नो रेजोनेंस इफेक्ट, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फील्स अ रेजोनेंस इफेक्ट। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही क्या? और रेजोनेंस करने के लिए क्या चाहिए था? पैरेलल ऑर्बिटल। ये पैरेलल नहीं है, रीजन इज वेरी क्लियर, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं बताऊं ये वाली प्रॉब्लम मेरे को कब आई थी? जब मैंने बीच में आपको एक दिन बेंजाइन पढ़ाया था, तब आप ये ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट समझ ही नहीं पा रहे थे। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो, इसलिए मैंने इसको ऑर्बिटल के डायग्राम के हिसाब से बात की है। चलिए, तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को, अब जैसे कोई मेरे से पूछा अच्छा बताए व्हाई बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आर स्टेबलाइज्ड, तो मैं क्या बोलूंगा कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में देखो भैया, एक तो ये रेजोनेंस लग गया तो इट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा यहां पर जो भी कुछ होगा आर, उसके कारण हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वो स्टेबलाइज करेगा। और बच्चों अल्काइल का इंडक्टिव तो लगता ही है अपने को, इसका मतलब यहां पर तीन इफेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन यहां कोई मेरे से बोले कि यहां कौन कौन से इफेक्ट काम करेंगे, तो मैं बता क्या बोलूंगा, यहां पर रेजोनेंस भी नहीं है। हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव के पड़ोस का कार्बन sp3 होना चाहिए, यहां सब sp2 है, तो यहां हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है, बस यहां पर इंडक्टिव है। अब इंडक्टिव अगर मान लो sp वाला होता है या sp2 वाला होता है, तो वैसे ही वो तो माइनस आई जैसा काम करता है। तो इसको स्टेबलाइज करने का कोई कारण नहीं है, देयर इज नो रीजन।
फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन। इस लाइन से आप क्या समझे कि दिस इज ए कार्बोकैटायन विच इज हाईली अनस्टेबल, जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। आ रही बात समझ में? जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ऑल दी एडजेसेंट कार्बन आर sp2, खुद भी sp2 है। तो सीधी सी बात है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो sp2 का sp2 पे बहुत कम होता है, sp3 का बेटर होता है, sp2 का होता ही नहीं है और sp का तो माइनस ही हो जाता है। इज इट ओके? तो आई थिंक आपको अलाइल बेंजाइल कार्बोकैटायन समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में आता हूं बच्चों में एक अगला जो कार्बोकैटायन है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन। हालांकि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, अच्छे से हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी, एरोमेटिसिटी पढ़ा दी है मैंने आपको। एरोमेटिक कार्बोकैटायन, अब एरोमेटिक कार्बोकैटायन में भी देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं दिस इज ए एरोमेटिक कार्बोकैटायन, या मैं बोलता हूं दिस इज ए एरोमेटिक कार्बोकैटायन, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ज्यादा कुछ दिक्कत होगी। फिर भी मैं इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बना करके ही आप लोगों को एक बार और समझा देता हूं। यहां मेरे पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, यहां मेरे पास में, तो ये जो मेरे ऑर्बिटल्स हैं ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और इन्हीं के पैरेलल ये होने के कारण ये इससे भी ओवरलैप करेंगे। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमको? यहां पे हमको दिख रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो दिख रहा है, पर रेजोनेंस के साथ साथ हमने एक और बात की थी, एरोमेटिसिटी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन और ये सातवां कार्बन। इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ये जो मेरे पास कार्बन है, ये सब कार्बन अपने पी ऑर्बिटल को लेकर के क्या कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड। ये अपने पी ऑर्बिटल के साथ में पाई बॉन्ड बना रहे, तो इनकी ओवरलैपिंग, ये रेजोनेंस वाला केस हो गया है। ये सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और ये इसके साथ में, तो सीधी सी बात है कि ये इसके साथ भी पैरेलल होने के कारण रेजोनेंस कर सकता है। और अगर मान लीजिए ये इसके साथ में रेजोनेंस कर पा रहा है, इट मींस दैट कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। तो क्या बोलूंगा मैं इस केस में? रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होने के साथ साथ अगला पॉइंट क्या था इसका? एरोमेटिसिटी भी है। तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन आर स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन। वन, रेजोनेंस तो है ही सही, और एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का जो पैरामीटर था दैट इज द एरोमेटिसिटी, वो भी यहां पर अपने को दिख रहा है। बेटा एस ऑर्बिटल ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में जा चुका है क्योंकि ये सब हाइब्रिडाइज है, ये सब हाइब्रिडाइज फॉर्म है। हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल यूज हो जाता है, तो इनके पास में एस ऑर्बिटल नहीं बचेगा। अभिमन्यु, नहीं आ रहा समझ में? जब आप किसी का हाइब्रिडेशन लिखते हो sp, तो s तो कंज्यूम होता ही है ना, sp2 तो भी s कंज्यूम होता है, sp3 तो भी s कंज्यूम होता है, एंड दीज एटम्स आर हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो s नहीं है, जो भी वैकेंट होगा वो p ऑर्बिटल होगा इसके पास, कार्बन है इसलिए। तो पॉजिटिव मतलब इट इज ए वैकेंट p ऑर्बिटल। अगर आप चाहें तो कहीं पर भी नोट कर ले ये बात, पॉजिटिव मींस ए वैकेंट p ऑर्बिटल। कैटायन का मतलब उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। चलिए, हाँ फर्स्ट भी एरोमेटिक है, मैंने दोनों में तो बोला था बेटा कि इसके अंदर ये वाला जो इसके अंदर भी वही है एरोमेटिसिटी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं अच्छा बताओ इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, बोथ आर स्टेबल बिकॉज बोथ आर एरोमेटिक, लेकिन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एक बात बताओ, ज्यादा रेजोनेंस किसमें है? हाँ, ज्यादा रेजोनेंस बी में है, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा, बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है। ठीक है,
5 कार्बन की रिंग हो और नीचे डबल बॉन्ड और ऊपर पॉजिटिव हो तो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल है, वो भी लिख देते हैं अपन यहां पे, दिस इज एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक के बारे में क्या बोला था हमने? एंटी एरोमेटिक के बारे में क्या बोला था कि रेजोनेंस होता ही नहीं उसमें, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो डीलोकलाइज स्टेबिलिटी कम करने का काम कर रहा है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल है। मतलब क्या बोलूंगा मैं? इट इज अनस्टेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। एंटी एरोमेटिक के बारे में एक लाइन लिखी थी हमने कि एंटी एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। टेस्ट के क्वेश्चन तो बेटा उसके तो सोल्यूशन सुबह शेयर कर दिए आप लोगों के साथ में, और यहां पे अभी अपन कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। पहले अपन जो पढ़ रहे हैं उसकी बात कर लें। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, एक और कार्बोकेटाइन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है क्या बच्चों? ये मेरे पास में साइक्लोप्रोपाइल की रिंग और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हो? करते हैं तो हम किसकी मदद से एक्सप्लेन करते हैं? कौन सा पैरामीटर बताता है कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा? कौन सा इफेक्ट आपको दिखता है इसके अंदर? यस यस गुड। चलिए, कुछ लोगों को याद है कि हम इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस की बात करते हैं, स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, तो इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस होता है बच्चों। डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है? तो देखिए, ये हमारे पास में आपको पता होना चाहिए कि 3 मेंबर रिंग का जो बॉन्ड होता है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता है। ये हम लोगों ने कंफर्मेशन के समय भी बात की थी। ये वी शेप्ड हो जाता है, बनाना शेप्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा टर्न हो जाता है, क्योंकि यहां पर स्ट्रेन होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन ये बॉन्ड जनरली जो है वो ब्रेक होगा लाइक दिस। और अगर ये ब्रेक होता है तो इट कैन एग्जिस्ट लाइक दिस। और अगर मान लीजिए इधर की बजाय इधर वाला ब्रेक होता है, उस साइड वाला, तो उस कंडीशन में इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस। इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस किस कार्बन पे घूम रहा है। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं कि दिस इज नंबर 1 2 3 4, तो आप 2 वाले को छोड़ दीजिए। एक बार आप पॉजिटिव 1 पे देख रहे हैं, मान लीजिए अपन लिख देते हैं यहां पे नंबरिंग करके, और फिर हम देखते हैं कि अच्छा बताओ, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 और ये 4। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर पॉजिटिव चार्ज 1 पे है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज 4 पे है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज 3 पे है। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। और डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब ये तो आपका रेजोनेंस लाइक कैरेक्टर हो गया। रेजोनेंस में भी तो यही हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन। लेकिन यहां पर एक नई चीज हो रही है कि यहां पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है बच्चों। बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। इसलिए हम इसको एक नया नाम देते हैं, दैट इज दी डांसिंग रेजोनेंस। तो कार्बोकेटायन लाइक मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन दे गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू दी डांसिंग रेजोनेंस। अब अगर मान लीजिए यहां पर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में ऐसा कार्बोकेटायन होता
या मेरे पास में ऐसा कार्बोकैटायन होता, तो अब आप देखेंगे कि जितने भी आपके पास में साइक्लोप्रोपाइल की रिंग बढ़ेगी उतने ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस के केस होंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इससे इस वाले से और ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी साइक्लोप्रोपाइल की रिंग हम बढ़ाते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। इज इट ओके? तो ये मैंने आपको बताया बच्चों कि दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकैटायंस जो हम लोग यूज करने वाले हैं। अब एक और चीज, इन सबसे जितने भी मैंने अभी बोर्ड पे लिखे, इन सबसे ज्यादा स्टेबल एक और कार्बोकैटायन है, वो और देख लेते हैं अपन। ऐसे कार्बोकैटायन जिनमें कार्बन के पड़ोस में एक एटम हो which contains lone pair, तो इस एटम के बारे में मैं क्या बोलूंगा? दिस एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, अच्छी बात है क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, एंड इट इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होगा बच्चों? इससे ये होगा कि ये जब इसके साथ में रेजोनेंस करने जाएगा तो उस समय रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ एक नई चीज आपको यहां पे दिख रही है कि दिस आरएस इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। आरएस इज हैविंग इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे प्रीवियस एग्जांपल पे आता हूं, यहां पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब किसी न किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा ही रहेगा। अगर मैं इसके प्रीवियस में जाता हूं, यहां पर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, भले ये कितना भी रेजोनेंस कर ले डीलोकलाइज, लेकिन हर मूवमेंट पे किसी न किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। यहां पर आ जाओ, एरोमेटिक है बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसके पहले अगर मैं जाऊं, यहां पर देखिए कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन आप देखेंगे कि इस वाले केस में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब दिस आरएस कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम, इसको आप बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो इस टाइप का जो कार्बोकैटायन होता है, इस टाइप के कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों, वो मैक्सिमम होती है। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा। इज इट ओके? तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, इस टाइप के कार्बोकैटायन का नाम क्या है। यार बेटा, नाम तो कार्बोकैटायन ही है, बस कार्बोकैटायन एडजेसेंट टू लोन पेयर, ये हम बोल सकते हैं। कार्बोकैटायन एडजेसेंट टू लोन पेयर, और Z एक एटम है। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, वहां पे नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, ऐसा एटम जो कि सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है और उसका जो एटम है उसके पास लोन पेयर। हालांकि थर्ड पीरियड को बिलोंग करने वाला भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, पर सेकंड वाला ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। यहां पे मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे पास में कंपाउंड है, यहां पर मैं H और H लिख देता हूं। दूसरा मैंने ये लिया, तीसरा मैंने ये ले लिया, और आपको मैं फोर्थ ये दे देता हूं। अब मैं आपसे पूछता, अच्छा बताओ भैया, इसमें स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो क्या बोलता है? व्हाट शुड बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो अब देखिए, ये आपका एरोमेटिक कार्बोकैटायन है बच्चों, लेकिन आप देखेंगे ये तीन कार्बोकैटायन वो है जिसमें उसके पड़ोस में लोन पेयर है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला कार्बोकैटायन। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनमें स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड होगा, वो स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या बनेगा? मतलब लोन पेयर पड़ोस में, लोन पेयर पड़ोस में, लोन पेयर पड़ोस में, इससे तो ज्यादा स्टेबल होंगे, इससे तो ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन अब अपने को फिर यह देखना है कि इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो सीधी सी बात है कि अगर अपन देखें कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से अच्छे से लोन पेयर कौन दे सकता है, तो
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या बोलता है यहां पे? अगर मैं इसको एबीसीडी ले लूं तो सी ग्रेटर देन ए वाला ग्रेटर देन बी एंड डी, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। मतलब आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि सर यहां तो एरोमेटिसिटी है, भली एरोमेटिसिटी है, फिर भी इनकी स्टेबिलिटी उससे ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन जिनके एडजेसेंट में लोन पेयर है, कार्बोकैटायन नेक्स्ट टू लोन पेयर आर हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या ये लाइन मेरी आपको समझ में आ रही है? कार्बोकैटायन नेक्स्ट टू लोन पेयर हैव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बाकी जितने भी हैं उनके कंपैरिजन में इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑक्टेट पूरा हो जाता है और बाकी सब में ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। बेटा ज्यादा लोन पेयर नहीं, लोन पेयर कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि एक बार में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर विल नॉट मैटर हियर। लोन पेयर देने की कैपेसिटी मैटर करती है, नंबर मैटर नहीं करता, कैपेसिटी मैटर करती है। फ्लोरीन और इनका साइज सभी का ऑलमोस्ट सिमिलर है बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू सेकंड पीरियड, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बोलती है कि नाइट्रोजन इज बेटर टू गिव द लोन पेयर। दूसरी बात है, अगर फ्लोरीन पे पॉजिटिव आता है तो फ्लोरीन कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव आता है तो वो रिलेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो सेकंड पीरियड का एटम है उसका भी ऑक्टेट देखते हैं क्या? बेटा कार्बोकैटायन की बात हो रही है, लोन पेयर देने वाला सेकंड पीरियड का जो भी होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा अगर लोन पेयर दे रहा है तो। ClCH2 पॉजिटिव भी स्टेबल है बेटा, क्योंकि Cl भी अपना बैक बॉन्डिंग कर सकता है CH2 पॉजिटिव के साथ में, लेकिन अगर मैं यहां पर Cl ले लेता तो वो इनके बाद में आता, इन तीन के बाद में आता। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, और जब कार्बन और दूसरे एटम के बीच में साइज डिफरेंस आता है तो बैक बॉन्डिंग वीक हो जाती है। एडजेसेंट कैसे देखते हैं? ये कार्बन इसका पड़ोस को एडजेसेंट बोलते हैं, तू जहां बैठा है तेरे पड़ोस में जिसको बिठाएगा वो एडजेसेंट हो गया, इसका पड़ोस। एडजेसेंट का मतलब ये होता है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम अभी तक हमने जो जो बातें की है इनको हम स्टेबिलिटी के ट्रेंड में रख लेते हैं। थर्ड पीरियड के साथ कंपेयर कैसे करेंगे बेटा? अभी मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो कार्बन है, अब कार्बन के साथ में सेकंड पीरियड, सिमिलर साइज, बैक बॉन्डिंग बेटर होगी। अगर मैं इसकी जगह पे थर्ड पीरियड का ले लूंगा, इससे और इसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। फोर्थ और फिफ्थ ले लूंगा, बैक बॉन्डिंग ही नहीं करते ऑलमोस्ट, तो थर्ड पीरियड से सेकंड पीरियड वाले बेटर होते हैं। आप कहीं पर नोट कर लो ये पॉइंट। जब आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत देखना, जब आप सेकंड को कंपेयर कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना। जैसे ये नाइट्रोजन सेकंड का, फ्लोरीन सेकंड का, ऑक्सीजन सेकंड का, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे गए हम। लेकिन अगर Cl के साथ कंपेयर करूंगा तो फिर मैं सेकंड और थर्ड पीरियड में सेकंड को प्रेफरेंस दूंगा। कार्बन कार्बोकैटायन से दो डिफरेंट एटम अटैच हो जिन पे लोन पेयर हो, तुम कंपेयर कैसे करेंगे? पार्थ में बोल क्या रहा हूं? ये लाइन क्या बोली मैंने इतनी देर से कि कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है, तो सेकंड और थर्ड में सेकंड को प्रेफरेंस देंगे और सेम पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देंगे। इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम जितनी देर सेंटेंस लिखने में टाइम लगा रहे हो उतनी देर में यही समझा रहा था मैं। और जिनका भी सेकंड थर्ड पीरियड में यहां पर अगर लोन पेयर है तो वो एरोमेटिक वाले से बेटर होगा। चलिए अब एक ऑर्डर बताता हूं मैं, इस ऑर्डर को नोट करके चलेंगे अपन। सबसे पहले कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज और एडजेसेंट पे लोन पेयर, ये नंबर 1 है। एडजेसेंट लोन पेयर वाला केस नंबर 1 है।
इसके बाद ध्यान रखना ये आता है डांसिंग रेजोनेंस। इसके बाद अगर मेरे पास में एडजेसेंट पे 3 बेंजीन की रिंग हो, इसके बाद अगर मेरे पास में 2 साइक्लोप्रोपाइल की रिंग हो, देन 2 बेंजीन की रिंग, फिर एक साइक्लोप्रोपाइल, फिर 3 डिग्री कार्बन विथ मिथाइल ग्रुप्स, ये और बेंजाइलिक में ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी बराबर होती, पर हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद में फिर अलाइल वाले के बाद में फिर नॉर्मल 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, CH3 पॉजिटिव एंड विनाइलिक। ध्यान रखना विनाइल वाले से अराइल वाला कम स्टेबल होता है, और वैसे हम बनाते नहीं है, पर अगर हमको बनाना हो तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा वो इनसे भी काफी कम स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास में जितने भी कार्बोकैटायन है उनकी स्टेबिलिटी का एक हमने ट्रेंड बना दिया है। ट्रोपोलियम आयन मिस नहीं हुआ है बेटा हर्ष? ट्रोपोलियम आयन किसको बोलते हैं? अच्छा, यहां पर मिस हो गया है। ओके ओके, एक करेक्शन कर रहा हूं मैं यहां पे। तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद में यहां पर हमने उसको वहां पर तो डिस्कस कर लिया था, यहां पर लिखते समय हम लोगों ने इसको मिस कर दिया है। तो ये हम लिख देते हैं यहां पे एरोमेटिक, एरोमेटिक है ना, यहां बीच में आप एरोमेटिक को इंट्रोड्यूस करना। और हमने ट्रोपोलियम आयन कहां पे लिया था बच्चों? अभी मैं आपको बताता हूं, ये लिया हमने ट्रोपोलियम आयन। तो दिस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेबिलिटी का ओवरऑल ट्रेंड हो गया है। इज इट ओके? चलिए, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं फटाफट। जो मैंने आप लोगों को शीट दी थी वो एग्जांपल्स हम यहां पे अभी सबसे पहले देख रहे हैं, फिर हम कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट पे पढ़ते रहो, याद हो जाएगा बेटा। इसीलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार पढ़ने की आदत डालो, डेली का रूटीन बना लो, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। फोर्थ वाला किस हिसाब से स्टेबल है? फोर्थ वाले का मतलब बोलना चाह रहा है तो ये वाला बेंजीन का रेजोनेंस कार्बन के साथ। चलिए, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में एक और चीज जो अभी हमने बोला था कि कार्बोकैटायन आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू, तो देखिए जनरली क्या होगा, अगर मेरे पास में प्लस एम इफेक्ट है वो कार्बोकैटायन को मैक्सिमम स्टेबलाइज करेगा। जितने भी प्लस वाले वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, माइनस वाले स्टेबिलिटी कम करते हैं। तो प्लस एम, देन उसके बाद में प्लस एच, देन उसके बाद में प्लस आई, देन उसके बाद में माइनस आई, देन माइनस एच, एंड देन इसके बाद में माइनस एम। तो जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड है वो ये होता है बच्चों, मतलब ये मोस्ट स्टेबल केस है प्लस एम वाला, और माइनस एम वाला जो है वो लीस्ट स्टेबल केस होता है। तो जब भी हम इफेक्ट लगाने की बात करते हैं तो हम इनको यूज करेंगे। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम?
तो ये आपको, हाँ यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो साइक्लोप्रोपाइल और बेंजीन के जो केसेस है ये थोड़े से अलग अलग जगह पे हमको अलग अलग मिलते हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा वेरीफाइड नहीं है, पर इतना ध्यान रखना कि 3 रिंग वाला 3 बेंजीन रिंग से हमेशा ज्यादा स्टेबल ही होगा। तो 2 वाला 2 से, 1 वाला 1 से, तो क्लियर है ये तो, ठीक है। प्लस एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, माइनस एच का मतलब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यस, तो अब मैं आता हूं जो भी हमको एग्जाम्पल डिस्कस करना है उन पे, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए हम यहां से। तो अब आप लोग देखिएगा, एग्जाम्पल पे आइएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जल्दी से आप लोग पहले 2 क्वेश्चन करिए। देवांशी वही मैं बोल रहा हूं बेटा कि बेंजीन की रिंग और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल की रिंग में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम याद रखें कि 2 रिंग और 2 रिंग, 3 रिंग और 3 रिंग वाला कंफर्म होता है। चलिए तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। इन दोनों में यहां पर क्या बोलूंगा बच्चों, यहां पर मेरे पास में कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, तो यहां पर मेरे पास में एक तो अल्फा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, प्लस एच और प्लस आई होगा, और यहां पर मैं बोलूंगा तो क्या क्या होगा, यहां पर रेजोनेंस होगा। अब क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट अगर मान लो है तो हम जानते हैं कि रेजोनेंस जो है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। अब रेजोनेंस अगर डोमिनेट करेगा तो सीधी सी बात है कि ऑर्डर ये हो जाएगा। यहां पर आते हैं, यहां पर रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है। यहां कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन से, और यहां पर 0 है ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बात करेंगे, एंड दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। आगे बढ़ जाए। यस, ये आप लोग भाई अपने हिसाब से आंसर नोट करते रहना, मैं यहां पे पूरा डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लीजिए। वन टू थ्री फोर, चलिए इसको देखिए, यहां पर रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी है और 3 डिग्री है। 3 डिग्री के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहां पर आप देखेंगे रेजोनेंस तो है, और रेजोनेंस के साथ में यहां पर डिग्री इसकी 2 है, और 2 डिग्री के साथ में आप देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर रेजोनेंस नहीं है, ओनली 2 डिग्री है, और इसके पास में 3 और 1 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन से। यहां पर आएंगे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इसके में 1 डिग्री है और इसके पास में 1 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या बोलते हैं बच्चों, तो रेजोनेंस वालों को पहले प्रेफरेंस दूंगा। रेजोनेंस में भी 3 डिग्री 2 डिग्री, मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। करिए इसको।
3 डबल बॉन्ड की भी HC देखेंगे क्या? नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड का काउंट करते हैं। चलिए, यहां पर स्टेबलाइज करने वाला पैरामीटर क्या है बच्चों? 3 बेंजीन की रिंग मतलब ज्यादा रेजोनेंस, 2 बेंजीन की रिंग कम रेजोनेंस, 1 बेंजीन और कम रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या हो गया? 1 2 3। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, लिखने की जरूरत नहीं है हमको यहां पे कुछ भी। नेक्स्ट, चलिए यहां पर, हाँ, इस केस में क्या करेंगे? तो देखिए, हम जब रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे थे तब हमने ये बात डिसाइड की थी कि जब भी कोई किसी पे इफेक्ट लगाता है तो वो ऑर्थोपेरा पे होना चाहिए, बेंजीन की रिंग पे। देने वाला जब भी देगा देगा ऑर्थोपेरा से, और लेने वाला जब भी लेगा लेगा ऑर्थोपेरा से। कुछ याद आ रहा है क्या? इसका मतलब अगर मान लो यहां पर कोई इफेक्ट लगा रहे हैं, अगर हम यहां पर कोई इफेक्ट लगा रहे हैं तो वो इफेक्ट बेसिकली ऑर्थोपेरा पोजीशन से दिखेगा। अब यहां देखिए, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहां पे ये इसके ऊपर लगा रहा है -m, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो सीधी सी बात है -m हमने क्या बोला था? लीस्ट स्टेबल की तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इस कार्बोकेटायन को और लूट रहा है। -m -h -i लूटने वाले, +m +h +i उसको देने वाले। लूटने वाला स्टेबिलिटी कम करता है, देने वाला स्टेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट, चलिए ये भी उसी पे बेस्ड है। नो m + m दोनों होते हैं ना? अभिमन्यु क्या बोला? मेरे को समझ में नहीं आया बेटा। NO2 दोनों नहीं होता है, NO2 जो होता है वो -m होता है, NO होता है +m और -m दोनों। चलिए, अब यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों? ये खींचने वाला, ये देने वाला, बोलिए क्या आएगा आंसर? C A एंड B। किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ लोगों के आंसर गलत जा रहे हैं, जल्दी से वेरीफाई करो कि आपके आंसर गलत क्यों हैं। राज, और भी है? बात समझ में आई क्या? C का -i भी होगा ना? -i होगा, लेकिन हम डोमिनेट क्या बोलते हैं? हाँ, -i होगा लेकिन हम डोमिनेट क्या बोलते हैं? अगर हमको यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट मिल रहा है +m, तो पहले उसकी बात करेंगे ना। अगर तुम अभी भी ये गलती कर रहे हो बेटा, तो फिर इतने दिन से तुमने सीखा क्या है? जबकि हम कई बार बोल चुके हैं कि आपको पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव पे जाना है। बी केयरफुल। वेरी गुड, जिनके सब सही जा रहे हैं वेरी गुड, लेकिन जिनके गलत हो रहे हैं प्लीज ध्यान दो। यस, क्वेश्चन नंबर 7। गुड, इसमें देने वाला, लूटने वाला, देने वाला, लूटने वाला। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि जो देने वाले हैं उसमें बेटर कौन है। तो OCH3 इज बेटर देन CH3। ये एक सीरीज हमने लिखी थी, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। इसमें एक और है, जस्ट वेट, इसमें एक, ओके 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 ओके, गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए, तो ये अपना क्या हो गया? देने वाला
ये लूट रहा है, दे रहा है, लूट रहा है, ये कुछ भी नहीं, तो ये तो बीच में आएगा, ये अपने को पता है। अब जो दे रहे हैं उसमें से ये ज्यादा सपोर्टर होता है, दिस इज मोर डोनेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ 3, फिर इसके बाद कौन आएगा 1, फिर इसके बाद कौन आएगा 5। लूटने वाले में NO2 स्ट्रॉन्ग लुटेरा है, तो स्ट्रॉन्ग लुटेरा होने के कारण ये सबसे आखिरी में आएगा, देन इसके बाद में आएगा 4 और उसके बाद में आएगा 2, 3 1 5 4 2। जिन्होंने गलती की है समझ में आया क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें? और ये कौन ज्यादा देता है, कौन ज्यादा लूटता है, इसके लिए अपन ने एक सीरीज लिखी है बच्चों, जो पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं पहले जीओसी में। सीएल का इंडक्टिव देखते हैं ना, लेकिन रेजोनेंस से बेटा सीएल डीएक्टिवेटिंग है, सीएल इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज इसका इंडक्टिव डोमिनेट करता है रेजोनेंस को, और डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है लूटने वाला, और एक्टिवेटिंग का मतलब होता है देने वाला। चलिए सीएल का डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा क्या? बेटा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का पहले मतलब समझो, आप डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का मतलब समझो। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कब होता मालूम? जब सीएल के पड़ोस वाले पे लोन पेयर आते, नेगेटिव आता, यहां ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये तो उल्टा ले रहा है, तो यहां पे लोन पेयर आएगा कैसे उसके पड़ोस में? ऐसा थोड़ी कि आपने कहीं पर भी क्लोरीन देखा और वहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोल दिया। चलिए यहां तक आपको समझ में आया क्या? अब मैं आपको यह समझा देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह बात आपको नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? सुनना, इस एग्जाम्पल को देखो और इस एग्जाम्पल को देखो। मुझे बताइए यहां पर रेजोनेंस किसमें है? यहां पे रेजोनेंस किसमें है? ओके, किसी में नहीं। तनीषा बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस? रेजोनेंस के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी? इट शुड बी ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब समझते हो क्या? देयर शुड बी ए वैकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट टू पाई बॉन्ड और एडजेसेंट टू लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कुछ याद आ रहा है क्या इस टाइप की चीजें? तो यहां पर देखो, इसके पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब मुझे बताओ यहां जब रेजोनेंस होगा, इसके पास लोन पेयर भी है, तो यहां जब रेजोनेंस होगा तो सीएल कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन या कार्बन सीएल को देगा? सीएल का इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन सीएल की तरफ जाएगा। यस, सीएल का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? सीएल का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है। अरे बाप रे, कार्बन के पास में ऑर्बिटल खाली क्या है शशांक? अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है तो क्या होना चाहिए उसके पास? एक कम से कम वैकेंट ऑर्बिटल तो होना चाहिए ना। नहीं आ रही बात समझ में अभी भी? तो अब मुझे बताओ, यहां पर कार्बन तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब कार्बन जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास में खाली ऑर्बिटल कौन से हैं? डी ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहां देखो, यहां पर सीएल के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहां पर भी है।
अरे मना थोड़ी कर सकता मैं कि ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल तो अभी भी इसके पास है। लेकिन अब बताओ, यहां पर Cl इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन Cl को देगा? किसके पास इलेक्ट्रॉन है? Cl के पास। कार्बन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो तो उल्टा इलेक्ट्रॉन लेगा। अब अगर मान लीजिए ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हुआ? क्या ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हुआ क्या? क्वेश्चन बहुत सिंपल है मेरा। इसलिए कभी भी आप ऐसा नहीं कुछ भी उठा करके बोल देते हो कि सर ये हो गया। भाई उसके लिए एक लॉजिक है ना, उसको भी तो दिमाग में लेके आओ। ये रेजोनेंस है, पी पाई रेजोनेंस, क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल इसका पी ऑर्बिटल दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पी पाई। इसमें क्या होगा? इसका पी ऑर्बिटल और इसका डी ऑर्बिटल, पी पाई डी पाई रेजोनेंस। जल्दी से मुझे अप्रूव करके बताओ, इज इट ओके? क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो आगे से ऐसा नहीं कि सीएल देखा अपन ने उठा करके बोल दिया डी, मतलब ऐसा नहीं करना यार। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है अपने को, और दिमाग लगेगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। कौन किससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन किससे बॉन्ड बना रहा है, यही तो सोचना है अपने को, दैट्स ऑल। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। तो ये वाला एग्जांपल अपन ने अभी कर लिया था, है ना। नेक्स्ट उस पे आते हैं। अरे यार बोर्ड वर्क खत्म हो गया, अब रिकॉर्डिंग में देखना। चलिए अगला एग्जांपल करिए आप लोग। इसको एक बार सॉल्व करिए। यार वो टाइप करने वाला जो था ना, लिखने वाला, वो गायब। इस पे यहाँ उससे नहीं आ रहा है वो। एक मिनट में वीडियो पॉज करके कर दो। बच्चों आप लोग ट्राई करिए अगले क्वेश्चन, एक 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके मैं इसको सही कर लूं, उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो हाँ इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या होगा इसके अंदर। इसका अगर मान लीजिए हम बात करें तो इसका तो हम बोलेंगे खींचने वाला इफेक्ट है। यहां पर भी हम लोग बोलेंगे विड्रॉइंग, लेकिन ध्यान रखना ये आपका सिर्फ -i है, ये आपका -m और -i है। तो हम जो लूटने वाली बात कर रहे हैं वो -m -i वाला जो है वो कंसेप्ट है बच्चों। सॉरी प्लस m। एक मिनट गड़बड़ हो गई। हाँ ये वाला जो है आपका ये +m और -i है, मतलब ये आपका देने वाला है। और मेटा पोजीशन पे क्योंकि +m तो लगता नहीं है मेसोमेरिक, इसलिए ये -i है। यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर भी इसका इफेक्ट जो होगा वो +m और -i है, मतलब सीधी सी बात है ये भी इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कुछ भी नहीं है। अब बताइए, आई थिंक ये दोनों
इससे बेटर होंगे और ये इसके बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो उसको लूट रहा है। अब ये अगर मान लीजिए दे रहा है तो प्लस एम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब प्लस एम में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा कौन सी पोजीशन पे है, लेकिन माइनस आई का डिफरेंस तो रहेगा। अब दोनों में माइनस आई किसमें ज्यादा है, तो जो पास में उसमें माइनस आई ज्यादा है, क्योंकि माइनस आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ पहला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में आएगा थर्ड वाला, उसके बाद में फोर्थ वाला और उसके बाद में सेकंड वाला। 1 3 4 2 बिल्कुल सही है। क्या सबको क्लियर है बच्चों? ये कोई दिक्कत? यस। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 करिए। फोर रेडिकल कहां है बेटा? यहां रेडिकल तो नहीं है, लास्ट वाले में रेडिकल था। एक मिनट, रेडिकल नहीं, वो गलत बेटा, वो गलती से डॉट लगा हुआ है, वो रेडिकल नहीं है ना, गलती से डॉट लगा हुआ है। चलिए इसमें माइनस एम माइनस आई, ये भी लूट रहा है, ये भी लूट रहा है, माइनस एम ये भी लूट रहा है, और यहां कुछ भी नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि इस कार्बोकेटाइन को तीनों लूट रहे हैं, तो सबसे अच्छा तो फोर्थ हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि माइनस एम वाले जो है ज्यादा लूटते हैं, माइनस आई वाला कम लूटता है, इसका मतलब फिर नंबर 2 आ गया। फिर माइनस एम तो दोनों में बराबर है, लेकिन ये NO2 ज्यादा पास है तो ज्यादा लूटेगा, इसका मतलब फिर आपका 1 आ जाएगा और फिर आपका 3 आ जाएगा। 4 2 1 3 गुड। तो मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जो हैं उनका सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। आज बच्चों जितने भी डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद में बचे हुए आप लोग अपने जो है सेल्फ करेंगे। हाँ यस, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसमें आप बताइए कौन सा इफेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, कि पोजीशन यहां पर है मेटा, तो मेटा का मतलब हम यहां पे बात करेंगे प्लस आई की, तो प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। और इन दोनों में, तीनों में प्लस आई सबसे ज्यादा किसका होता है? इसका प्लस आई ज्यादा होता है। इसका मतलब 3, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1 और उसके बाद में आएगा 4। 3 2 1 4 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ अब ध्यान देना, यहां पर अब जो पोजीशन है वो पैरा है, इसका मतलब यहां पर हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन शुड बी कंसीडर्ड। और हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या बोलता है बच्चों? इसमें अपन ये देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड वीकर है। तो मैं बता दूं आपको कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ct बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन cd इज स्ट्रॉन्गर देन ch, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही वीक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसका ऑर्डर होता है CH3 इज बेटर देन CD3 इज बेटर देन CT3। ये मैं बात कर रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन की। अगर यहीं पर मैं इंडक्टिव की बात करता तो इंडक्टिव का ऑर्डर उल्टा हो जाता। इंडक्टिव जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में यूज भी किया था, तो इंडक्टिव का ऑर्डर ये है, हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर ये, हमको तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। H effect also in ortho
यहां पर तो ऑर्थो पोजीशन पे तो कुछ भी नहीं है बेटा, पैरा पे तो 1 BH लगा है ना, आई भी लगा है ना। हाँ लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में से हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचेंगे हम। चलिए, अब आप कुछ बोलना चाह रहे हो और अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो फिर जो डाउट क्लास होगी जूम पे उस पे आप लोग अपना एक्सप्लेनेशन डिस्कस करिएगा भैया, क्योंकि जो आप लिखते हो उतना मैं समझ पाता हूं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, तो ये हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। और ये आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ऑर्डर है वो हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं पर भी आ जाए तो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ऑर्थो पे है तो यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात होगी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात होगी तो सीधी सी बात है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इससे बेटर, इसका इससे बेटर, और उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। देने वाला लूटने वाला कुछ भी नहीं, 1 2 3। ओके, यस। नेक्स्ट, ओ हो, भयंकर लूटने वाला, थोड़ा सा लूटने वाला और थोड़ा कम लूटने वाला, क्या बोलते हो? 3 2 1, क्लियर है ना? आगे बढ़ जाओ ना भाई, 3 NO2 ज्यादा लूटेगा, 2 कम और 1 तो बिल्कुल ही कम, और जितना ज्यादा लूटने वाला उतना स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब पहले तो सबसे पहले देखो पोजीशन, पोजीशन क्या है? मेटा है, मेटा पे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते नहीं है, इंडक्टिव लगाएंगे। स्टेरिक इनहिबिशन कहीं पर भी नहीं है। हाँ, क्या होगा यहां पर, जल्दी से बताओ। ये मेरे पास में सबसे कम इंडक्टिव और ये मैक्सिमम इंडक्टिव, तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 बेस्ड ऑन दी इंडक्टिव। ये कौन लिख रहा है? अभिमन्यु सर, पैरा है ना, मेटा कहां है? यार बेटा इसको मेटा बोलते हैं कि पैरा बोलते हैं? अभिमन्यु रिप्लाई मी फास्ट, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? 3 पैरा, तो फिर ये क्या बोल रहा है तू? चलिए, इसका आंसर आ गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या देखेंगे? अब इसमें पोजीशन कौन सी है? पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन के हिसाब से क्या होगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहां देखिए, यहां पर आपके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर आपके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर आपके पास में 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट 17 में अब अपने को यहां पर अगेन वो सीरीज की आवश्यकता होगी, कौन सी वाली? वो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग या कम एक्टिवेटिंग सीरीज जो रहती ना,
15 में 1 2 में कैसे देखा, 2 मिनट रुक। अब इसमें मैं बता दूं, ये भी आपका जो इफेक्ट है देने वाला है, ये भी देने वाला है, ये भी देने वाला है और ये भी देने वाला है। मतलब ये सब कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो ये हम जो सीरीज देखते हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की, जो हमने पहले पीडीएफ शेयर किया था, उसके बेसिस पे है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4 स्टेबिलिटी का ट्रेंड। मोस्ट एक्टिवेटिंग उससे कम, उससे कम, उससे कम। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? भैया ये अपन ने एक सीरीज पहले ही शेयर कर रखी है जिसमें कि कौन किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है या कम करता है। तो ये उसका सिंपल ऑर्डर है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ये सबसे ज्यादा है, उससे कम, उससे कम और उससे कम। चलिए 15 वाले में क्या बात करना चाह रहा था मेरे को समझ में नहीं आया, फिर भी एक बार वापस देख लेता हूं। तो भाई 15 वाले में मेटा पोजीशन है, इंडक्टिव देखना है। इसका इंडक्टिव सबसे ज्यादा है, फिर इसका इंडक्टिव, फिर इसका इंडक्टिव, फिर इसका इंडक्टिव। तो प्लस आई का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे बात चल रही है। सूरज चलिए क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सिंपल क्या देखना है, Cl3C और F3C। तो ज्यादा अच्छा माइनस आई किसका होता है, इसका माइनस आई ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1। जो लिख रहा है A इज ग्रेटर देन B गलत लिख रहा है, क्योंकि यहां पे आपको देखना है माइनस आई। ओके चलिए, देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19, अभी हमने बात की थी बैक बॉन्डिंग की। इन दोनों में से बेटर कौन होगा बैक बॉन्डिंग में, F या Cl? सिमिलर साइज आर बेटर, सिमिलर साइज वाले बेटर होते हैं। बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी कौन करेगा, जो लोग Cl लिख रहे हैं। कार्बन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, तो उसी के पीरियड में होना चाहिए। चलिए तो कौन बेटर हो जाएगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा है। ओके 19 क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लोन पेयर रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। लोन पेयर रेजोनेंस वाला ज्यादा बेटर होगा। देन 21, लोन पेयर रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, लोन पेयर रेजोनेंस वाला बेटर होगा, 2 इज बेटर देन 1। नेक्स्ट 22, एक साइक्लोप्रोपाइल और एक बेंजीन की रिंग में साइक्लोप्रोपाइल वाला बेटर होता है। अभी हमने ऑर्डर लिखा था, एक रिंग और एक रिंग में कंपेयर करेंगे तो साइक्लोप्रोपाइल का डांसिंग रेजोनेंस 1 इज बेटर देन 2। क्लियर है बच्चों? चलिए सेम 24, दो साइक्लोप्रोपाइल की रिंग डांसिंग रेजोनेंस, दो बेंजीन की रिंग नॉर्मल रेजोनेंस, डांसिंग वाले को प्रेफरेंस देंगे। ओके चलिए देन 25, तीन बेंजीन की रिंग और तीन साइक्लोप्रोपाइल की रिंग, डांसिंग रेजोनेंस 25 वाला फर्स्ट ज्यादा अच्छा हो जाएगा सेकंड वाले से।
26। अभी हमने क्या बोला था, ये सबसे अच्छा, फिर एरोमेटिक आएगा, उसके बाद में फिर क्लियर, तो क्या हो जाएगा 1, देन इसके बाद में 3 एंड देन 2, 1 3 2, 3 1 2। क्यों लिख रहे हो अर्चित? हाँ चलिए नेक्स्ट 27 एंड 28। 27 वाले में देखिए, अब 27 वाले में क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस तो है नहीं, डांसिंग रेजोनेंस भी नहीं है, यहां हम देखेंगे एंगल स्ट्रेन, और आपको पता है एंगल स्ट्रेन सबसे कम किसमें होता है, जो रिंग सबसे बड़ी होती, मतलब 6 मेंबर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 2 1 इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, 4 3 2 1। ओके चलिए 28 वाले में आते हैं। अब 28 वाले में जल्दी से बताओ, 28 एंड 29। 28 वाले में क्या होगा, विच इज मोस्ट स्टेबल। क्या पहले वाले में रेजोनेंस है क्या बच्चों, इसमें क्या इसमें रेजोनेंस है क्या, नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसके अंदर रेजोनेंस है, तो 2 देन 3 और फिर 1 आएगा, 2 3 1। चलिए 29 वाले में आते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। सेकंड वाले में क्या है, रेजोनेंस। थर्ड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। ओके आई थिंक खत्म हो गए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको क्लियर हो गया है, ऑल टाइप ऑफ कार्बोकेटायन आपके दिमाग में आ गए हैं, ठीक है। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला 29, क्या दिक्कत है बेटा, दिस इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ये सिंपल रेजोनेंस है, यहां पे सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो एरोमेटिक वाला बेटर हो जाएगा। प्रोपाइल वाली रिंग और 3 बेंजाइल वाली होती तो 3 बेंजाइल वाली बेटर होती सर, एक एरोमेटिक। अरे भाई ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट रेजोनेंस, ये एरोमेटिक की कंडीशन है ना। चलिए अब इसके अलावा जो भी आपकी समस्या है आप हाँ पूछ लेना मेरे से। और ये मैंने आपको स्टेबिलिटी का ट्रेंड समझा दिया। अगली जो क्लास होगी हमारी परसों, उसमें मैं रीअरेंजमेंट बताऊंगा, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग रीअरेंजमेंट पे बात करेंगे बच्चों। स्लाइड्स खत्म हो चुकी है बीच में, इसलिए आपको अगर स्लाइड्स देखना है तो फिर जब आप लेक्चर रिकॉर्डिंग आएगी उसमें से स्लाइड्स निकाल लेना। चलिए ओके, थैंक यू।